बेस थ्योरम को सीखने के लिए आनी चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए आनी चाहिए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब कहोगे सर ये ऐसा तो हमने पहली बार ही सुना है कि सैंपल स्पेस के भी पार्टीशन हो जाते हैं। बिल्कुल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों, वे इवेंट पार्टीशन कहलाते हैं सैंपल स्पेस के। अब दिक्कत फिर से वही आएगी कि जी हमें तो एक्सक्लूसिव नहीं पता, म्यूचुअली क्या होता है, हमें एग्जॉस्टिव नहीं पता। तो थोड़ी सी हिंट्स दे रहा हूं क्योंकि हम पिछली क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग एक बार फिर से 11th की बुक में देख लेना। ऐसे इवेंट जिनमें आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, दो इवेंट हैं, अगर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, एग्जॉस्टिव कौन से कहलाएंगे? मान लो कितने भी इवेंट है ना, अगर सभी इवेंट्स के हम जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद यदि हम देखें तो सारे एलिमेंट्स मिलकर के सैंपल स्पेस बना लेते हैं, वो कहलाता है एग्जॉस्टिव। अब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ऑब्जेक्टिव, कौन सा कहेंगे? तो बड़ा सिंपल है। मान लो हमारे पास 2 या 3 या 4 इवेंट हैं, उन चारों में या तीनों में या 2 में कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर उनके दोनों को मिला दे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए। जैसे एक डाई थ्रो की है और डाई थ्रो करने के बाद इवेंट है गेटिंग इवन नंबर, दूसरा इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर। अब गेट इवन नंबर या गेट ऑड नंबर, इवन नंबर में हो गया 246, ऑड में हो गया 135, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और इसके साथ ही चूंकि इन दोनों को मिलाकर के टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है, और जब उसके इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ वो एग्जॉस्टिव भी हो गया, है ना। अभी पार्टीशन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका मतलब हो गया कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ऑब्जेक्टिव इवेंट्स होंगे वो सैंपल स्पेस के पार्टीशन कहलाते हैं। अब इस पार्टीशन को तो मैं हटा देता हूं। अब आते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी पर। इस टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। वैसे तो वो आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा लगा कि उसके माध्यम से मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बताता हूं। क्वेश्चन है एन अर्न, ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है 13.3 का। ये है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक अर्न है, एक बर्तन है, इसमें 5 लाल गेंद हैं और 5 ही ब्लैक हैं। 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हमने एट रैंडम एक बॉल ड्रॉ की। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझते जाना। हमने एक बॉल ड्रॉ की है, इट्स कलर इज नोटेड, इसका कलर हमने नोट कर लिया। ध्यान करना, कलर नोटेड, कलर लिख लिया हमने कि इसका कलर कौन सा था। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और कलर लिख करके और इसको वापस से हमने इसी में डाल दिया। एक बॉल निकाली है, कलर नोट कर लिया है कि रेड है या ब्लैक है, और वापस इसमें डाल दी है। लेकिन मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। ये है इंपॉर्टेंट चीज। हमने जो ये बॉल डाली तो 2 मोर बॉल, जैसे मान लो मेरी जो बॉल निकली थी वो रेड थी, तो रेड बॉल निकली तो मैंने रेड बॉल तो डाली,
लेकिन 2 रेड बॉल और डाल दी। मान लो ब्लैक निकली तो ठीक है, ब्लैक आई थी, ब्लैक तो मैंने वापस कर दी, लेकिन 2 ब्लैक बॉल और डाल दी। ठीक है, हां, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन। अब आप एक बॉल और निकाल रहे हो, ध्यान करना, अब आप एक बॉल और निकाल रहे हो, तो जो पहली बॉल थी ये आपकी दूसरी बॉल हो गई जो आप निकाल रहे हो, पहली बॉल आपने वापस डाल दी थी। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। आपको जो दूसरी बॉल है वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। अब यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? जो इवेंट पहले हो चुका हो और उसका असर अगर अगले इवेंट पर पड़ रहा है तो अगले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड है आपको उसे फोकस में लाना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले यह देखना होगा कि जो पहला इवेंट था यानी पहली बॉल आना, वो फर्स्ट बॉल ब्लैक है या रेड है। 2 कंडीशन होगी मेरे साथ, आइदर फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और रेड। अब यहां विशेष बात, पहला इवेंट ब्लैक या रेड बॉल का है। जैसा अभी पार्टीशन में पढ़ रहे थे, अगर ब्लैक बॉल हम इवेंट लेते हैं, गेटिंग ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल और एक है रेड बॉल, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। ध्यान रखना, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इन दोनों के इवेंट्स का टोटल इस अर्न में जितनी बॉल हैं उसके इक्वल हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, इस बेसिक चीज को ध्यान करना, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कंडीशनल है, बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक बॉल निकाली है, अब हमारे पास मे बी कि द बॉल इज रेड, तो मान लो रेड बॉल के लिए इवेंट, और दूसरा है ब्लैक बॉल के लिए। हमें पता है अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम इवन मान लेते हैं, हम इसके जो इवेंट है ना उसको मान लेते हैं इवन, तो P इवन यानी इसमें से लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/10। इसी में से मान लो हमने ब्लैक बॉल के इवेंट को E2 मान लिया, तो E2 यानी ब्लैक बॉल के लिए भी 5/10। ध्यान करना, ये जो हम कर रहे हैं अभी केवल पहले इवेंट के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जो ये इवेंट कंप्लीट हो गया है, हमने जो बॉल निकली थी उस कलर की 2 और बॉल डाल दी हैं, तब हमने जो बॉल निकाली है, तो जो दूसरा इवेंट है दैट्स डिपेंड ऑन द फर्स्ट थ्रो। सो हम यहां पर क्या कहेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट सेकेंड बॉल इज रेड। हमने ए कोई इवेंट मान लिया कि हमारी जो दूसरी बॉल है वो रेड हो, इसके लिए इवेंट मान लिया ए। ठीक है, अब ए डिपेंड किस पर करेगा, या तो पहले इवन आई है तो ए निकाले, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/इवन। ध्यान करना, अभी आंसर पर मत जाना, उत्तर मत बताना, ना चैट बॉक्स में लिखना, पहले बेसिक समझ लेना, उत्तर नहीं चाहिए मुझे, इसको समझना। A/इवन का मतलब है सेकेंड बॉल इज रेड इफ फर्स्ट बॉल इज रेड, और P A/E2 इसका मतलब हुआ सेकेंड बॉल इज रेड इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ध्यान रखना, अभी आंसर नहीं, यहां ध्यान करो। आपको चाहिए रेड बॉल, तो रेड बॉल डिपेंड कर रही है फर्स्ट थ्रो पर। अब अगर फर्स्ट थ्रो में आपके पास फर्स्ट ड्रॉन में रेड आई है तो A/इवन, फर्स्ट थ्रो में ब्लैक आया है तो A/E2।
ये आपको पहले पता करना है। अब इसको पता करना है तो कैसे करना, ध्यान करना, यहां पर इंटरसेक्शन वाला नहीं लगेगा। कहीं आप कहो जी ए इंटरसेक्शन E1, तो ए तो अलग इवेंट है, ए तो इवेंट का हमें पता ही नहीं है ना, इसलिए यहां इंटरसेक्शन नहीं लगेगा। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कैसे देखना, A/E1 यानी पहली ड्रॉन बॉल रेड थी, अगर पहली रेड थी है ना, तब दूसरी रेड हो, तो ध्यान करो आपको दे रखा है कि अगर पहली रेड थी तो आपने वो बॉल तो वापस डाली, उसके अलावा 2 रेड बॉल और डाली हैं। इसका मतलब नाउ रेड बॉल इज 7। पहले केस में रेड बॉल निकली है, तो दोबारा जब हम बॉल निकाल रहे हैं उस समय बैग में 7 रेड बॉल हैं, 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेड बॉल निकली थी और जिस कलर की निकली थी उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी, अर्थात बैग में अब 7 रेड बॉल हैं और ब्लैक बॉल तो 5 ही हैं, तो 7 और 5 12 बॉल हैं। तो सेकंड बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/12। इसी प्रकार यदि पहली बॉल ब्लैक आई होती, ध्यान करो, तो ब्लैक आई है तो आप ब्लैक की 2 और डालोगे, तो अब ब्लैक 7 है, लेकिन रेड तो 5 ही है। ना तो रेड कम हुई है ना रेड ज्यादा हुई है। तो अगर सेकंड बॉल हमें रेड निकालनी है और फर्स्ट ब्लैक बॉल हो, तब अब रेड बॉल तो 5 ही है, टोटल 12 है। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो पहले। फिर से एक बार और ध्यान दिला देता हूं। कम ऑन बेटा, चैट में लिखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मैं पहले दोबारा और बता देता हूं कि अगर पहली बॉल रेड थी तो आपने 2 रेड और डाल दी, तो चूंकि हमें तो दूसरी बॉल रेड चाहिए, तो दूसरी बॉल रेड चाहिए, तो उस समय 7 रेड बॉल हो गई, तो 7/12। अगर पहली बॉल ब्लैक निकली है तो A/E2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो रेड तो 5 ही है, लेकिन टोटल 12 हो गई, तो ये 5/12। सर जी एक बार, हाँ जी मैंने बता दिया बेटा, मुझे पता था अमन, मैंने बिना कहे ही बताया। सर रिपीट कर दीजिए। जी मयंक, मैंने बताया ना अभी, पहले जो बॉल थी उसको उसी कलर की 2 और डाल दी, इसलिए पहला इवेंट तो सिंपल आया, वो कंडीशनल नहीं था, लेकिन दूसरे इवेंट के लिए कंडीशनल हो गया। ध्यान आ गया ना? अब वापस आ जाओ, आपको तो सेकंड रेड बॉल चाहिए, यहां तो 2-2 कंडीशन आ रही हैं, तो चूंकि 2 कंडीशन आ रही हैं इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी ए, ध्यान से समझ लेना, यानी PA, भाई आपको तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, सेकंड बॉल इज रेड, PA चाहिए। अब ध्यान से समझना, पहले यदि E1 था यानी पहली बॉल रेड थी, तो दूसरी रेड बॉल के लिए A/E1, पहली रेड बॉल तो दूसरी रेड बॉल। अब जरूरी तो नहीं है पहली रेड बॉल हो, तो और के लिए प्लस। एक चीज और समझ लेना, प्रोबेबिलिटी में भी और सेट में भी कहीं पर भी एंड आ गया तो मल्टीप्लिकेशन, और आएगा तो प्लस। तो फिर से समझ लो, फर्स्ट बॉल इज रेड, देन सेकंड बॉल इज रेड, और फर्स्ट बॉल इज ब्लैक यानी PE2, देन सेकंड बॉल इज रेड, हमें तो सेकंड रेड ही चाहिए, तो A/E2। ये कहलाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही केस हो, 2 से ज्यादा भी केस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो E1, E2, E3 है ना, उन तीनों के हिसाब से जो सेकंड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, PA/E1, A/E2, A/E3। उसके बाद जब PA निकालना होगा तो PA यानी टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PEA प्लस A/E3। इस तरह से
जब हम निकालते हैं तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी पता लग जाती है। यहां यदि हम देखेंगे PE1, आप देखो प्रोबेबिलिटी हाफ जी, कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, और A/E1 7/12 प्लस PE2 ये भी हाफ है इनटू ये है आपकी 5/12। जब इन दोनों में देखोगे तो 24 तो एलसीएम है दोनों में, और यहां से है 7 + 5 यानी 12, तो होकर के ये वापस आ गया हाफ। बिल्कुल शिवम यादव, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ये हाफ कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है। आया कैसे? PE1 हाफ PA/E1 7/12 प्लस PE2 हाफ A/E2 5/12। जब इसको सॉल्व किया 12/24 यानी कि हाफ, ये कहलाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल और लेता हूं, वो आपकी बुक का एग्जांपल है, वो भी टोटल प्रोबेबिलिटी का है। लेकिन ये टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई ना, तो ये मान लो बेस थ्योरम समझ में आ गई। यहां तक क्लियर है? यस और नो? मिटा दूं? नोट कर लिया होगा आप सभी ने, इसे नोट कर लिया होगा। सर टोटल प्रोबेबिलिटी समझनी बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है जब एक से ज्यादा इवेंट हो, पहले वाले उसे बेस बना करके, है ना, हमने जो दूसरा इवेंट था उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, जो कि दोनों कंडीशनों से आ रही है। पहले कंडीशन से ए अलग आया, दूसरे कंडीशन से ए अलग आया, तीसरा है तो ए अलग आया, तो वो जो ए 2-3 बार आ गया है उसकी टोटल निकालना, वो कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। इसलिए E1 के साथ A/E1 इंटू, E2 के साथ A/E2 इंटू, E3 के साथ A/E3 इंटू करके जब जोड़ देते हैं, वो टोटल कहलाएगा ए की प्रोबेबिलिटी। और बिल्कुल आपने ठीक पूछ रहे हो सर, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल, बस फॉर्मूला में एक छोटा सा अंतर आ जाएगा, और वो अंतर क्या आएगा कि यहां तो हमने E1 करके कर दिया, वहां हम IJ करके कर सकते हैं, यानी जनरलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको अलग से कोई फॉर्मूला पूछते नहीं है ना, आपको तो इसमें जितने इवेंट हैं उस हिसाब से इसको निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। देखो यहां क्या कह रहा है, ए पर्सन हैज अंडरटेकिंग ए कंस्ट्रक्शन जॉब। एक व्यक्ति ने कोई कंस्ट्रक्शन जॉब लिया अपने हाथ में काम करने के लिए। अब कोई कंस्ट्रक्शन जॉब तो लिया, तो उसमें लेबर काम कर रही है। अब लेबर काम कर रही है तो हो सकता है लेबर स्ट्राइक भी करे या लेबर स्ट्राइक नहीं करे, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अब अगर लेबर ने स्ट्राइक कर दी तो जो टाइम लिया हुआ है कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा हो जाएगा, या जैसे आजकल ऑक्सीजन के प्लांट बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट जॉब है कि भाई आपको यहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट बनाना है, सबको जरूरत है, वो कहेगा ठीक है जी 1 महीने में बना दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई काम करने का एक टारगेट लिया जाता है कि वो काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही उस कंस्ट्रक्शन जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम था उसके लिए एक शर्त आ गई कि द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अब लेबर है, हमारे यहां तो राष्ट्र से समझने से पहले, काम समझने से पहले हड़ताल ज्यादा समझते हैं हमारे देश के लोग। विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेशों में काम की पूजा होती है, कोई भी देश हो, है ना। हमारे यहां पर चूंकि मैं नौकरी कर रहा हूं, सेवा नहीं कर रहा, समाज सेवा नहीं कर रहा हूं, जब तक ये भाव रहेगा ना तब तक हमारे अंदर वो राष्ट्रीय भावना नहीं आ सकती। मैं चाहे टीचर हूं, मैं चाहे डॉक्टर हूं, मैं चाहे सब्जी बेचने वाला हूं, मैं चाहे कोई भी काम करने वाला हूं, कपड़ा बेचने वाला हूं, किराने वाला हूं, मेडिकल स्टोर चलाता हूं, मैं अगर समाज सेवा कर रहा हूं तो क्या नकली दवाई बेचूंगा? क्या मरीजों को भर्ती करने में या इलाज करने में कोई कोताही बरतूंगा? या ऐसा करूंगा कि जी मेरे मेडिकल स्टोर पर दवाइयां हैं
लेकिन जो मुझे ब्लैक में 20,000 देगा तब मैं 600 या 800 वाली दवाई दूंगा, वरना नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो देश प्रेम या सेवा भाव नहीं है ना। तो ये हमारे यहां होता है कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो बस हड़ताल, और हड़ताल भी नॉर्मल नहीं करते हम लोग, जब तक देश को नुकसान नहीं हो जाए आर्थिक। और देश का नुकसान यानी हमारा आपका नुकसान, क्योंकि आप और हमारे टैक्स से भरते हैं। कोई भी नेता और कोई भी सरकार अपनी जेब से कोई कुछ नहीं दे रहा है, अपनी तनख्वाह में से नहीं देते वो। तो चाहे जब रेल की पटरी तोड़ देना, चाहे जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, हड़ताल है ना हमारी, तो बीच में धरना कर देना, प्रदर्शन कर देना, रोक दो, सब कुछ रोक दो, देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.65, है ना। तो हम चूंकि स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है 0.65, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अब आप समझ सकते हो, अगर ये स्ट्राइक होने की है तो नॉट स्ट्राइक। अब देखो ये आपको जरूर सीख लेना चाहिए। स्ट्राइक होने की अगर 0.65 है तो स्ट्राइक नहीं होने की कितनी होगी? 1 में से माइनस कर देंगे, है ना। और जब 1 में से माइनस कर देंगे तब ये हो जाएगा 0.35। तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी 0.65, स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बेटा 25 नहीं 35 शिवम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 0.35 जी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.80। अब ध्यान करो ये कंडीशनल हो गया, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए तब कंस्ट्रक्शन जॉब। इसका मतलब मैं इसको तो मान लेता हूं E1 इवेंट, इसको मान लेता हूं E2 इवेंट, तो PE1 मुझे दे दिया 0.65 और PE2 हो गया मेरा 0.35। कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इफ देयर विल बी स्ट्राइक और देयर विल बी नॉट स्ट्राइक। इसका मतलब ए मेरा हुआ कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड। मेरा कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो वो इवेंट है ए। तो दे क्या रखा है फिर से समझ लो, 0.8 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक का तो E2 है ना, तो PA/E2 ध्यान करना कंडीशनल है। अगर स्ट्राइक नहीं होगी तब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.80। लेकिन यहां पर 1 में से माइनस मत कर जाना, क्योंकि ये कंडीशनल है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, बोले जी ठीक है जब ये 0.80 दे रखा है तो बच्ची कुछ 0.2 हो गया। नहीं बेटा, क्योंकि ये कंडीशन है कि अगर वो स्ट्राइक नहीं होती है तो आगे जरूर दे रखा होगा 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर बी ए स्ट्राइक, यानी PA/E1। अर्थात अगर स्ट्राइक हुई तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.32। ठीक हो गया। इफ देयर इज डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम की हमने इवेंट माना था ए, हमें निकालना है PA। हमें नहीं मतलब कि वो E2 के कंडीशन से आए या E1 के कंडीशन से आए, हमें तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट चाहिए। यही कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं बता रहा था कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो इसके लिए PA, लेकिन PA के साथ तो दो कंडीशन है, स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक हुई तब तो
A/E1 कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी, अगर स्ट्राइक नहीं होगी तब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जैसा आप लोगों ने पढ़ा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, दो ही इवेंट है। अब आप इसमें रख सकते हो PE1 0.65, A/E1 0.32 प्लस E2 0.35 इंटू A/E2 0.80। ध्यान करना, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में आप कल कुछ बच्चे अपनी बहादुरी दिखा चुके हो, है ना। गलती मत करना। जब आप इनको इनटू करो या इधर करो तो आसान ये रहेगा, आराम से बिना डेसिमल के इन दोनों को इनटू कर लो, 35 को 80 से या इनटू कर लो, और इसमें नीचे अपॉन 100, यहां भी नीचे अपॉन 100, तो एक प्रकार से 10,000 हो गया। यहां भी 100, यहां भी 100, 10,000 हो गया। यानी डिनोमिनेटर में 10,000 रखते हुए आप जब ऊपर कैलकुलेशन करोगे, ऊपर एडिशन आ जाएगा 488, और जब 488 आ जाए तब आप अच्छा एक जीरो और है ना, 4,880 आएगा। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 छोड़कर डेसिमल लगा देना, तो ये आ जाएगा 0.488। तो इस तरह से आप आसानी से टोटल प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं। अब प्रश्न यहां एक और उठता है, पहले मैं अपनी एक बात और कर लेता हूं, आपसे मैं बातें और करूंगा। जरा सा लिंक करना है मुझे, फिर मैं आपसे और कोई डाउट होंगे तो मैं पूछूंगा। बेस थ्योरम क्या हुई फिर? तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में जरा सा फर्क है, समझने की जरूरत है, ध्यान करना। क्या इसी क्वेश्चन से अगर हम देखें तो यहां पूछा है प्रश्न में, अगर आपने बुक खोली हो, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब ध्यान करो, इसमें पहले कौन सा इवेंट होगा? क्या कंस्ट्रक्शन जॉब पहले होगा या स्ट्राइक पहले होगी? लिखो जरी जल्दी चैट बॉक्स में, पहले कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगा, जो पहले हो उसका नाम लिखना, या स्ट्राइक की संभावना है। दोनों में से पहले कौन सा होगा? बोलो। हाँ सिंपल है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो सी लिखेगा मान लूंगा कंस्ट्रक्शन जॉब, उसका अर्थ यह है, पूरा मत लिखो। जो एस लिखेगा इसका मतलब कहना चाहता है कि जी पहले स्ट्राइक तो हो सकती है, कंस्ट्रक्शन जॉब नहीं हो सकता कंप्लीट। दोनों में से स्ट्राइक 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 स्ट्राइक, है मुस्तकिम भटक गया। मुस्तकिम कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगा फिर होती रहे स्ट्राइक, फिर हमारा क्या लेना देना। आज एक बात बताओ, अगर कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट ही हो गया फिर स्ट्राइक हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है ना। विकास ध्यान करो बेटा, इसीलिए मैंने पूछा था जी। इसका मतलब पहले स्ट्राइक हुई, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा था। पहले स्ट्राइक का असर पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट पर, और हमने फिर कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी निकाली। अगर इस तरह से सीधा सीधा प्रश्न हो, जो पहले इवेंट हो रहा है वो ओके, जो बाद में हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर समझ लो, अगर कोई इवेंट बाद में हो रहा हो और उसी की प्रोबेबिलिटी पता करनी हो तब होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। और यदि प्रश्न में घुमा दिया, अब आप तो नहीं घूमोगे, मुझे पक्का विश्वास है कि जो बाद में इवेंट हुआ है उसे ये कह दें गिवन, और प्रोबेबिलिटी पूछ लें पहले वाले इवेंट की। देखो है ना उल्टा। जैसे अगर इसी में होता कि इफ इट्स नोन दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, इट्स नोन, या गिवन दैट
कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी ये गिवन हो गया। अब आपको इसे लेना है ऑलरेडी ऑकर्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी स्ट्राइक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां स्ट्राइक हुई थी। फिर से समझ लो, उल्टा क्वेश्चन आ गया कि जो बाद का इवेंट था वो आपको गिवन हो गया। जैसे आपने इससे पिछले वाले में देखा था, सेकंड बॉल इज रेड, क्योंकि सेकंड बॉल बाद में हो रही है, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन अगर वहां घुमा देते, इफ सेकंड बॉल इज रेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। आया ध्यान में? आपको उल्टा क्वेश्चन हो गया कि यदि बाद की बॉल का तो पता है कि रेड है, वो तो दे रखा है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि जी फर्स्ट बॉल इज रेड। आप कहोगे जी इसमें बेस थ्योरम क्या रही, फिर हमें इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है, फिर तो हम सीधा सीधा फर्स्ट बॉल का पता कर लेंगे 1/2 आंसर, क्योंकि हमें सेकंड बॉल और इन सब की जरूरत ही नहीं है। नहीं बच्चे, आप ध्यान करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की शर्त किसके रेस्पेक्ट निकालना है, और जब आपको इसके रेस्पेक्ट निकालना है जो बाद का इवेंट है वो गिवन है, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी। जी हां, और टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल करके आप ध्यान करो, आप पढ़ते रहे हो PA/B, ऐसे में डिनोमिनेटर में इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। बोलो, यानी जो ऑलरेडी ऑकर्ड है वो डिनोमिनेटर में आप लिखते रहे हो। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, PA तो निकालना ही पड़ेगा, पर PA निकालने के बाद जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट वो होगा जिससे पहले वाले में वो फुलफिल कर रहा है। जैसे इसी में मान लो हमें कह दें कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड, और सर जी जो इवेंट बाद में हुआ उसके रेस्पेक्ट में क्यों निकालें। बेटा हमें नहीं निकालना है क्यों, ये बेस थ्योरम कहती है कि अगर मान लो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हुआ था, टाइम पर हुआ था, तो उसकी स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी क्या थी। ये उल्टा क्वेश्चन है, आप बेस थ्योरम के क्वेश्चन पढ़ना कि बाद का इवेंट अगर नोन है, क्योंकि हमें जो पता लगता है वो तो काम होने के बाद पता लगा। अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखें तो भाई काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस पर अगर जब एनालिसिस करते हैं तो यही देखते हैं कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वहां स्ट्राइक हुई थी, नहीं हुई थी, क्या था क्या नहीं था। इन सब के पीछे जो एनालिसिस करने का जो तरीका है ना, वो ऐसे ही किया जाता है, उसी से सारी कैलकुलेशन करके आगे की प्लानिंग की जाती है। जी हां, इसीलिए इसमें क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी एक चीज है, लेकिन क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आया वो कब आएगा, जब आपको कह दें कि जी कंस्ट्रक्शन जॉब तो टाइम पर कंप्लीट हुआ था, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी स्ट्राइक। तो आप ध्यान करो, स्ट्राइक के लिए इवन, तो ऐसे में आपको स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ए गिवन है, तो आपको अब निकालना है E1/A। ध्यान करो, यहां आपको जो निकालना है ना बेस थ्योरम के लिए, वो निकालना है E1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए कब, जबकि ए गिवन है। ए मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ऐसे में जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो रहेगा PA, क्योंकि ए हमें गिवन है, वो PA नीचे रहेगा। इसका मतलब जो हमारा ये PA हमने लिखा है ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ऊपर तो कॉमन आना है, कॉमन के लिए E1 वाली कंडीशन, यानी PE1 इंटू PA/E1। अगर हमने इतना और कर दिया तो वो फिर बेस थ्योरम हो गई, है ना, बेस थ्योरम सिंपल।